Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एससीपी यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर के बारे में। तो शुरू करने से पहले आप सभी प्लीज अपने हाथ में एनसीईआरटी बुक को ओपन करके जरूर रखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए वीडियो से। स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन से। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है स्टूडेंट्स? एनीवन, कोई ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर जो रिवीजन करने के लिए मेरी इस वीडियो को देख रहा हो, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे ऑलरेडी इसके बारे में पता हो, तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन की डिस्कशन करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। फिर हम क्लियर करेंगे कि ये होता क्या है और इसकी जरूरत किस लिए पड़ी और इससे क्या क्या फायदे हमें हो रहे हैं। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स एंड pulses, vegetables, fruits may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing. कन्वेंशनल वे पे अगर हम देखें, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है, इतने बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है सीरियल्स का, अनाज का, पल्सेस यानी कि दालों का, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों का, फ्रूट्स यानी कि फलों का, वो हमारे दिन भर दिन की बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा, फूड की बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। तो इसका एक अल्टरनेट मेथड निकाला गया है प्रोटीन को इंक्रीज करने के लिए एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स के लिए, वो है सिंगल सेल प्रोटीन। अब आपको क्लियर हो गया ये टर्म, ये चीज कि सिंगल सेल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से फूड जो है, चाहे जितनी मर्जी लार्ज अमाउंट में हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ले, लेकिन वो डिमांड को कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए एससीपी आया। Microbes are being grown on an industrial scale as source for good protein. तो इस तरीके से माइक्रोब्स को यूज किया गया ताकि उनको ग्रो किया जा सके इंडस्ट्रियल स्केल पर और एक गुड प्रोटीन का सोर्स बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? गुड प्रोटीन का सोर्स बनाया जा सके। Microbes like spirulina can be grown easily on materials like wastewater from potato processing plants containing starch, straw, molasses, animal manure, even sewage to produce large quantities and can serve as food rich in protein, mineral, fat, carbohydrate and vitamins. माइक्रोब्स जो है, जिसका एग्जांपल है स्पिरुलिना, और ऐसे स्पिरुलिना को ग्रो किया जाता है और ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? वेस्ट वाटर पर, जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से मिलता है, जिसमें स्टार्च भी कंटेन होता है। आप सभी को पता है पोटैटो में स्टार्च कंटेन होता है। स्ट्रॉ, मोलिसिस, एनिमल मैन्यूर, ये सारी जगह पर मतलब कि माइक्रोस्पिरुलिना पाया जाता है। इसको यूज किया जाता है प्रोटीन, मिनरल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन की डिमांड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन आल्सो रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एससीपी का एक बेनिफिट आपको यहाँ क्लियर हो गया है स्टूडेंट कि इससे क्या होता है, इसके यूटिलाइजेशन से क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस हो जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। सिंगल सेल प्रोटीन में हमने ये देखा कि किस तरह से रिक्वायरमेंट को, डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमें कैसे एक माइक्रोब का यूज करके उससे प्रोटीन रिच आइटम्स निकाल सकते हैं। टिश्यू कल्चर जो है आपकी नेक्स्ट टर्म है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको सिर्फ इतना सा दिख रखा है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर की बात करें स्टूडेंट्स, मशरूम्स को हम सारे पीपल खाते हैं एंड लार्ज स्केल पे मशरूम कल्चर किया जाता है इंडस्ट्री में, और उसको बिलीवेबल बनाया जा सकता है कि माइक्रोब्स को भी हम फूड के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इस चीज से मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि क्या होता है, आपके पास माइक्रोब्स है, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में 10 जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है वो इसी के बारे में पढ़ोगे, तो थोड़ा सा जिस्ट मैं आपको पहले दे देती हूँ। जो आपके पास माइक्रोब्स होते हैं स्टूडेंट्स, दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के मतलब दो रूप
से प्रेजेंट होते हैं। उनके दो फेजेस होते हैं, एक होता है अच्छा फेज और एक होता है बेकार फेज। यानी कि एक उसके एडवांटेजेस भी काफी सारे हैं और डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम माइक्रोब्स को फूड के रूप में भी खा सकते हैं, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है मशरूम्स। मशरूम एक फंजाई है, ठीक है, फंजाई जो है वो एक माइक्रोब्स है, ठीक है, तो माइक्रोब को हम फूड के रूप में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस पर इनका ये कहना है, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर क्या कहता है, as traditional breeding techniques fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture got developed। तो as जैसे आप देख रहे हो ट्रेडिशनली, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा चैप्टर में कि प्लांट ब्रीडिंग कैसे होती है, एनिमल ब्रीडिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें तो फेल हो चुकी है इनके आगे। जैसे जैसे डिमांड जो है बढ़ती जा रही है फास्ट वे में, एफिशिएंट वे में, तो इससे क्या चाहिए, हमें क्रॉप की इंप्रूवमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, अच्छा क्रॉप चाहिए, अच्छी उसकी इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो एक टेक्नोलॉजी को और प्रोड्यूस किया गया जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर से ये क्वेश्चन उन सभी बच्चों के लिए है जो मेरे ये लेक्चर या वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हैं, तो आप अपना कमेंट करके रिवाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। What does tissue culture mean? टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, डायग्राम देखकर आप कमेंट कर सकते हैं कि टिश्यू कल्चर का मतलब क्या हो सकता है। बिफोर आई गो अहेड, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गेस एंड रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। टिश्यू कल्चर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक आपका एक पूरा जो 2-3 पैराग्राफ्स है वो टिश्यू कल्चर पर है। तो इट वाज लर्न्ड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। अब साइंटिस्ट के द्वारा ये लर्न किया गया, डिस्कवर किया गया या फाउंड किया गया, अब कुछ भी कह लो, 1950 में जो पूरा प्लांट होता है उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं एक्स प्लांट से। द प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट्स, दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड इट। इसलिए ही मैंने इसको हाईलाइट किया था ताकि आपको ये मोटी टर्म आपको दिख जाए। तो टिश्यू कल्चर जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इसको, इसके बारे में सोचो एंड इसके बारे में लिखो कि वो टेक्निक जिसमें प्लांट को हम रीजनरेट कर सकते हैं एक्स प्लांट से। That is any part of plant taken out and grown into test tube। इससे क्या होता है कि कोई भी प्लांट का पार्ट, ठीक है, चाहे वो स्टेम ले लो, कोई भी पार्ट ले लो, उसको ग्रो किया जाता है टेस्ट ट्यूब में अंडर स्टीराइल कंडीशन। उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके लिए रखा जाता है उसमें, एंड इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, और उसके लिए एक न्यूट्रिएंट मीडिया दिया जाता है, किस किस न्यूट्रिशन की उसको रिक्वायरमेंट है, उसको मतलब प्लांट को किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है। दिस कैपेसिटी to generate a whole plant from any cell or explant is called totipotency। हाँ, टोटीपोटेंसी क्या होती है टर्म, ये जो कैपेसिटी होती है किसी भी एक प्लांट की ताकि वो जनरेट कर सके एक न्यू प्लांट को, ठीक है, यानी कि पुराने प्लांट से नए प्लांट को लाना, दैट टर्म इज नोन एज टोटीपोटेंसी। The nutrient media must provide a carbon source such as sucrose, inorganic source, vitamins, amino acids, ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सीन, साइटोकाइनेसिस और जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर्स है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी डिस्कस किया गया था कि न्यूट्रिएंट मीडिया की जरूरत है। न्यूट्रिएंट मीडिया क्या है, वो आपको थर्ड पॉइंट में क्लियर कर दिया गया है कि वो न्यूट्रिएंट मीडियम कौन कौन सा होना चाहिए, कार्बन से रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें सुक्रोज प्रेजेंट हो सकता है, विटामिन प्रेजेंट हो सकता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं, एज वेल एज इनऑर्गेनिक सोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। By application of these methods, it is possible to achieve propagation of a large number of plants in a very short duration। तो इस एप्लीकेशन का, कौन सी एप्लीकेशन, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का यूज करके ये पॉसिबल हो गया है अब कि हम क्या कर सके, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो अप कर सके, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो अप कर सके एक बहुत ही कम ड्यूरेशन में, इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो आई होप आपको डेफिनेशन एंड टर्म क्लियर हो गई होगी कि टिश्यू कल्चर होता क्या है। टिश्यू कल्चर को ग्रोइंग किया जा रहा है सिंगल सेल फ्रॉम अ प्लांट, यानी कि एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा सेल ही ले ले तो उसका कलेक्शन करके उसमें से ग्रो अप करना। अब इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम कौन कौन से हो गए जो आपको थर्ड पॉइंट में मेंशन किए गए हैं, उससे हम एक नया प्लांट उगाए जिससे बहुत कम समय में बहुत सारे प्लांट्स हो जाए, तो दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में आगे पढ़े
तो दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। हम अगर किसी टेक्निक को यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे कभी भी एक पे ट्राई करने के बाद, 2 पे ट्राई करने के बाद 100 पे ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद जब हम पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम उसे थाउजेंड प्लांट्स पे ट्राई करने लग जाते हैं। सिमिलर टिश्यू कल्चर में भी यही होता है, जब हम उस टेक्निक को थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स में यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं टिश्यू कल्चर के प्रोसेस को, तो उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन। तो जिस प्लांट से ग्रो अप किया गया उनसे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जिसलिए इन्हें सोमैक्लोन्स भी कहा गया है। एक नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आया है पेपर में, सोमैक्लोन्स होता क्या है? What do you understand by the term somiclones in reference to tissue culture या micropropagation? तो you have to explain, आपको ये explain करना है कि जो plants हम ex plants से जो new plants obtain करते हैं वो genetically identical होते हैं parent plant से, original plant से, इसलिए उन्हें somiclones कहा गया है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा क्लोन्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्लोन्स का मतलब क्या होता है? सोमे का मतलब था हाफ। ठीक है, और क्लोन्स का मतलब आप सभी को पता है, जब हम एक फीचर को डिफाइन करते हैं ओरिजिनल प्लांट से। एग्जाम्पल, मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट जैसे टमाटो, बनाना, एप्पल, ये सभी को क्या किया गया? अभी तक प्रोड्यूस किया गया कमर्शियल स्केल पर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? टिश्यू कल्चर पे हमने किस किस को अभी तक ऑब्टेन कर लिया है, प्रोड्यूस कर लिया है? दैट इज एग्जाम्पल है टमाटो, बनाना एंड एप्पल। टमाटो, बनाना एंड एप्पल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होती है मेथड जो है इस मेथड टिश्यू कल्चर की मेथड की, वो है रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट्स फ्रॉम डिसीज प्लांट्स। किस तरह से हम रिकवरी करते हैं किसी हेल्थी प्लांट की डिसीज प्लांट से। ठीक है, तो इससे डिसीज प्लांट से रिकवरी भी हो जाती है। और आपको ये साइकिल दिखा रखी है टिश्यू कल्चर की कि किस तरह से इंप्रूवमेंट आती है मदर सेल से फिर वो कोन बनाती है, जो मदर प्लांट का कोन होता है, फिर उसको इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि एक पार्ट से उसको स्टोर करके रखा जाता है, फिर न्यूट्रिशन मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद टाइम लगकर कहाँ आता है? एक वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में, लेकिन टाइम तो लगता है, तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में वो एक न्यू प्लांट आपके सामने आ जाता है। टिश्यू कल्चर में आगे बढ़े तो ऑल्दो द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस, द मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ वायरस। तो यहाँ बात करें कि किस तरह से ये एप्लीकेशन जो हमने अभी डिस्कस की कि हम जो है रिकवरी कर सकते हैं एक हेल्थी प्लांट की फ्रॉम अ डिसीज प्लांट, तो कैसे कर सकते हैं? अगर प्लांट आपका किसी इन्फेक्टेड है वायरस की डिसीज से, राइट, प्लांट्स में भी वायरस डिसीज होते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो अब तक, तो काफी हम 9th चैप्टर पे आ गए। तो प्लांट जो इन्फेक्टेड होते हैं वायरस की किसी डिसीज से, तो जो मेरिस्टेम होता है, यानी कि जिसको हम एपिकल और एक्सिलरी कहते हैं, उसको वो फ्री होता है वायरसेस से, उसको वायरसेस वहां पर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए हमने ये टर्म यूज की कि वहां से हेल्थी प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, अगर कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हुआ भी, तो हम कौन सा पार्ट लेंगे? उसका मेरिस्टेम वाला पार्ट लेंगे। एक्स प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, तो हम कौन सा लेंगे? मेरिस्टेम पार्ट लेंगे, ताकि नया प्लांट जो उगेगा, नया प्लांट जो ग्रो अप करेगा, उसमें वायरस जैसी कोई बीमारी ना आए। All right, hence one can remove the meristem and grow it into the vitro to obtain virus-free plants। जो चीज मैंने अभी हिंदी में बताई वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई है कि जैसे हम रिमूव करेंगे मेरिस्टेम्स के वाले पार्ट से, उसको ग्रो करेंगे इन विट्रो में यानी कि लैब्स में ग्रो अप करेंगे, उसको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे, और हमें एक वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा। Scientists have succeeded in cultivating मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर केन, पोटैटो। तो यहाँ तक जैसे अगर कोई ऐसा प्लांट है जो वायरस डिसीज से है, तो वो क्या करेगा? मेरिस्टेम्स कौन से साइंटिस्ट ने अब तक ले रखे, टेस्ट कर रखे? बनाना पर, शुगर केन पर, पोटैटो पर। तो साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉज हैव बीन एबल टू आइसोलेट प्रोटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सराउंडेड होता है। तो साइंटिस्ट ने यहाँ तक काम कर लिया कि सिंगल सेल्स को भी, प्लांट्स के एक सेल को भी सेपरेट कर दिया, आइसोलेट अलग कर दिया, और उसको आफ्टर डाइजेस्टिंग द सेल वॉल्स, और उनकी सेल वॉल्स को जब डाइजेस्ट करवा लिया, तो वो प्रोटोप्लाज्म पर भी वर्क करते हैं। यानी कि डिफरेंट पार्ट्स की बात करें किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो आपके सामने एक एक्स प्लांट है, ठीक है, आपके सामने एक एक्स प्लांट है, सबसे ऊपर आप देखोगे तो
एक्सप्लांट है, इसको क्या रखा गया है, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा गया है। पूरे टिश्यू कल्चर का एक प्रोसेस है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे ये एक्सप्लांट है, ठीक है। कोई भी पुराना प्लांट या अब इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है आगे प्रोड्यूस करने की, तो हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, यानी कि जो रेड वाला मार्क किया गया दैट इज द छोटा सा पार्ट ले लिया हमने। फिर उसके बाद उसको कहाँ रखा, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा गया। फिर उसके बाद उसका कैलस, एम्ब्रॉयड एंड एम्ब्रॉयो, उसके जितने भी फंक्शनल यानी कि जितना शॉर्ट ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे और किस तरह से वो न्यू प्लांट में बदलेगा, उसकी बात की गई है इस साइकिल तक। फिर एक प्लांटेड बनेगा धीरे धीरे करके और फिर वो आपके सामने एक नया प्लांट बन जाएगा। तो सिंपल सा ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है। Isolated protoplasm from two different varieties of plants, each having a desirable character, can be used to get hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. जब प्रोटोप्लाज्म के पार्ट्स को, प्रोटोप्लास्ट को हम सेपरेट कर लेंगे, आइसोलेट मतलब अलग कर लेंगे, अलग अलग वैरायटीज के प्लांट को, अलग अलग डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे, उनको भी हम फ्यूज करके हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म बना सकते हैं। फिर से यही टर्म जो अभी हमने एनिमल ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस बहुत अच्छे से देखी है तो आई होप उन्हें इसके बारे में बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए तो यहाँ देखते हैं कि मान लो आपके पास एक प्लांट है एम और एक प्लांट है आपके पास एन, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग की दो लाइनें मैं उसका मतलब समझा रही हूँ आप सभी को। मान लो इस प्लांट में से हमने एक प्रोटोप्लाज्म लिया, प्रोटोप्लाज्म जो सराउंडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो वाला पार्ट जो होता है प्लांट का, प्रोटोप्लाज्म दोनों जगह से ले लिया, ठीक है। ये डिफरेंट प्लांट के प्रोटोप्लाज्म को ले लिया, ईच हैविंग अ डिजायरेबल करेक्टर, इसके करेक्टर्स कुछ होंगे, इसके करेक्टर्स कुछ होंगे, राइट। तो मान लो इसके करेक्टर्स, एम के करेक्टर्स हुए कि वो बहुत, मान लो वो कैक्टस प्लांट हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को सेफ्टी, उसके लिए प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलते कि उसके जो कांटेदार जो लीव्स है ना, वो क्या करेगी, एक तो मॉडिफाइड होती है स्पाइन्स में, ये इसकी एक अच्छी क्वालिटी होती है, और दूसरी ये भी होती है कि वो एनिमल से बच सकते हैं, ठीक है। कांटेदार जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल से काफी ब्राउजिंग से बच सकते हैं। दूसरा कोई प्लांट ले लेते हैं जिसमें प्रोटीन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, या फिर ये ज्यूम कर लो उसमें वाटर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी ज्यूम कर सकते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दोनों को फ्यूज करवाया जाएगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगी, मैटिंग होगी, और फिर एक हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म बनाया जाएगा, एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाया जाएगा, विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, जिसे बाद में किसी और प्लांट से फ्यूज कर कर हम क्या कर सकते हैं, एक और न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी काफी अच्छा मेथड है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें प्लांट को ब्रिंग किया जाएगा या कहीं पर उसकी कलेक्शन करके, जो टिश्यू कल्चर की प्रोसेस को आप अभी तक समझो उस वे में ये समझाया गया है, ठीक है। दीज हाइब्रिड्स आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड्स, तो इस तरह की हाइब्रिड्स को क्या कहा जाता है, सोमैटिक हाइब्रिड्स। वाइल द प्रोसेस जो होता है, ये जो जितना भी हमने प्रोसेस पढ़ा अभी, ये सारा प्रोसेस क्या होता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या प्रोसेस होता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इमेजिन अ सिचुएशन, चलो आप अब एक इमेजिन करो एक सिचुएशन को, when a protoplast of tomato is fused with that of potato। चलो यहाँ पर अभी हमने एक छोटी सी मैटिंग की थी, वो हमारी एजम्पशन की थी, राइट। अब हम एक ऐसी मैटिंग करें जो बुक वाले हमसे कह रहे हैं करने के लिए, तो उसको करते हैं स्टूडेंट्स। ऐसी एक्टिविटीज को हमें ट्राई करते रहना चाहिए। मान लो आपके पास एक प्रोटोप्लास्ट हो टोमेटो का, ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया, और वो फ्यूज कर रहा है पोटैटो से, ठीक है। तो देन दे आर ग्रोन, फिर उसको ग्रो अप किया जा रहा है टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड प्लांट्स कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक। अब इनका फ्यूजन हो रही है स्टूडेंट्स, तो फ्यूजन होने के बाद इसमें क्या आएंगे, कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो के फीचर्स आएंगे, राइट। ये सब आप सभी एग्री हो इस बात से, राइट। वेल दिस हैज बीन अचीव्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टोमेटो, ठीक है, ऐसा अचीव किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। तो ऐसा टेस्ट किया गया है लैब में, लेकिन क्या हुआ कि एक डिजायरेबल कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं आ पाया, एक डिजायरेबल कॉम्बिनेशन जो हमें चाहिए था वो नहीं आ पाया, जिसे हम बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर यूज कर सकें। ऐसे भी कुछ हो सकता है, लिमिटेशंस आती है, ड्रॉबैक्स आते हैं, तभी साइंटिस्ट अपनी तैयारी में लगे रहते हैं। बट मेन कंसेप्ट क्या कहता है, सोमैटिक हाइब्रिड क्या है और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है। दो किसी डिजायरेबल क्वालिटी के प्लांट्स को अगर हम हाइब्रिड करा दे, फ्यूज करवा दे, और उनका जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनेगा उसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो आपको डिस्कस किए गए। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, टिश्यू कल्चर के बारे में, टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है, और इससे कौन कौन सी इस टेक्निक से कौन कौन से अभी तक हम प्रोड्यूस कर चुके हैं,
फूड को, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, थम्स अप बटन स्टूडेंट्स जो नीचे ही आपको दिख गया होगा, कमेंट करें जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। आई होप इससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आप सभी स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव है टोटली। एंड जिस भी समय पर ये मेरी ये वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट जरूर करें, मुझे फीडबैक दे। एंड इसी के साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बने उस बेल आइकन की को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।